Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss second part of the chapter balance of payment. दोस्तों आज हम भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। खास तौर से ये वीडियो क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए बनाया गया है, लेकिन जो दूसरे कंपटीशन एग्जाम बहुत सारे होते हैं, आईएएस, आरएएस, बैंक एग्जाम एंड अदर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पार्ट 1 इसका, उसको आप जरूर देखिए। पार्ट 1 में मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मीनिंग, उसमें आने वाले इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने बताई थी। तो मेरा पार्ट 1 इसका जरूर देखें। अगर आप पार्ट 1 देखोगे उसके बाद पार्ट 2 करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम इस पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। इसमें हम सबसे पहले करेंगे कि दो चीज़ें आती है, ऑटोनोमस आइटम्स और एकोमोडेटिंग आइटम्स, जिनको ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है खासतौर से 12th क्लास में, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में आता है। अ, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेन देन होते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो उसमें दो प्रकार के ट्रांजेक्शन्स ये ऐसे होते हैं, एक को बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन या ऑटोनोमस आइटम, हिंदी बोलते हैं इसको स्वायत्त मदें, और दूसरा होता है एकोमोडेटिंग आइटम्स यानी नियोजित मदें। इसमें क्या होगा आपको, सबसे पहले हम इसको बारी बारी से इसका मीनिंग पढ़ते हैं, मीनिंग करते हैं, पढ़ते हैं इसको, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो बहुत ईजी है ये। देखिए, पहले मैं पढ़ता हूँ ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं। देखिए, इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस व्हिच आर डन फॉर प्रॉफिट मोटिव। यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है हमारा, जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो उसमें जो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी आइटम्स होते हैं, तो जिन जिन ट्रांजेक्शन का या आइटम्स का जो मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो प्रॉफिट कमाना होता है, उसी को बोलते हैं ऑटोनोमस आइटम। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के वो आइटम्स, वो ट्रांजेक्शन्स जिसका उद्देश्य या मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना होता है, लाभ कमाना होता है। यानी भुगतान संतुलन के ऐसे हस्तांतरण या लेन देन जो लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं, वो ऑटोनोमस आइटम्स कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ऑटोनोमस आइटम्स को अबव द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है ये, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनको अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं। ठीक है, यानी रेखा के ऊपर की मदें बोलते हैं इनको। देन ये देखिए, इट टुक प्लेस बोथ इन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। देखो दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर खास तौर से दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक होता है करंट अकाउंट यानी चालू खाता, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता। तो जो ऑटोनोमस आइटम्स आते हैं, ये करंट अकाउंट में भी आते हैं कुछ आइटम्स, और कुछ आइटम्स ये कैपिटल अकाउंट में भी आते हैं। यानी जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, सब मैं बताऊंगा इसी वीडियो में आपको। सो नो नीड टू वरी एट ऑल। इसका एग्जाम्पल देखिए, यानी ऑटोनोमस आइटम्स होते कौन कौन से हैं। इसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी वस्तुओं और सेवाओं का जो निर्यात आयात, आयात और निर्यात जो भी होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, वो ऑटोनोमस आइटम्स होते हैं। बिकॉज एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स जो होते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए एक दूसरे से किए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म लोन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो इसमें आते हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा, ऑटोनोमस आइटम का मतलब हिंदी में होता है स्वायत्त मदें। इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन के वो आइटम्स या वो ट्रांजेक्शन्स या वो लेन देन आते हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है। इनको अबाउ द लाइन आइटम्स बोलते हैं। ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में पाए जाते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या जो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन वगैरह लिए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो इसमें आते हैं। अब आता है एकोमोडेटिंग आइटम, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन या आइटम्स आता है, इसको पढ़ते हैं पहले आइए। It refers to those international economic transactions which are undertaken to cover deficit or surplus in BOP.
दोस्तों जो एकोमोडेटिंग आइटम्स या एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होते हैं, ये अगर मान लीजिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है हमारे देश का, जो भुगतान संतुलन है, उसमें डिसइक्विलिब्रियम होता है, यानी या तो उसमें डेफिसिट होता है यानी घाटा होता है, या सरप्लस यानी बचत होती है, यानी वो या तो सरप्लस में चला है या डेफिसिट, मतलब बैलेंस नहीं है उसके अंदर। तो अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, भुगतान संतुलन के अंदर असंतुलन हो, यानी या तो डेफिसिट हो या सरप्लस हो, तो उस डेफिसिट या सरप्लस को ठीक करने के लिए जिन जिन ट्रांजेक्शन का यूज किया जाएगा, जिन आइटम्स का यूज किया जाएगा, उसे करेक्ट करने के लिए, उसे एडजस्ट करने के लिए, उन आइटम्स को बोलते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। ठीक है, और इनका दूसरा नाम क्या है? दे आर कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम्स। इसका दूसरा नाम क्या है? बिलो। जैसे ऑटोनोमस वाले को क्या बोलते थे? अबव द लाइन आइटम, इसको क्या बोलते हैं? बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं। फिर देखिए, इट टुक प्लेस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। ये केवल कैपिटल अकाउंट में ही आते हैं। मतलब जो ऑटोनोमस आइटम था, देखो दोस्तों, ये तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में आता था, लेकिन जो अकोमोडेटिंग आइटम्स है ये खाली कैपिटल अकाउंट में ही आएंगे। उसके एग्जाम्पल हो गए यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आईएमएफ। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर मान लो डेफिसिट हो रहा है या सरप्लस हो रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को इनफ्लो या आउटफ्लो करेगी, उसे एडजस्ट करेगी, या आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उससे बोरोइंग वगैरह करेगी। यानी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, इनफ्लो या आउटफ्लो करेगी फॉरेन रिजर्व का, या अपने जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है हमारे देश के पास, जिससे क्या होगा, ये जो डेफिसिट या सरप्लस है ये एडजस्ट होकर बैलेंस हो जाए। मैं फिर से बताऊंगा दोस्तों, आपको देखिए बताता हूँ कि एकोमोडेटिंग आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के वो आइटम्स होते हैं जिनका उद्देश्य होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट और सरप्लस यानी डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करना। ठीक है, इनको बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं और ये कैपिटल अकाउंट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया आईएमएफ से उधार लेना गवर्नमेंट के द्वारा, या फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व होता है हमारे देश के पास या आरबीआई के पास, उसका वो सेल एंड परचेज या इनफ्लो आउटफ्लो करके उसको एडजस्ट करता है। ये होते हैं एकोमोडेटिंग आइटम। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता है कि ये सरप्लस, ये डेफिसिट इन बीओपी ये क्या होता है, यानी डिस इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, इक्विलिब्रियम तो होता है कि भाई जो रिसिप्ट है और जो पेमेंट है, विदेशों से हमने रिसिप्ट कितना किया और पेमेंट कितना किया, अगर वो इक्वल होता है तो उसे बैलेंस बोलते हैं, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस्ड है। लेकिन अगर मान लो एक रिसिप्ट ज़्यादा है या पेमेंट ज़्यादा है, तो अगर रिसिप्ट ज़्यादा होगी तो क्या होगा? सरप्लस होगा, अगर पेमेंट ज़्यादा है तो डेफिसिट होगा, है ना। तो इस जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको समझाने के दो तरीके, मैं इस स्लाइड में आपको पहला तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, ऑटोनोमस आइटम से इसको मेजर करते हैं कि बीओपी के अंदर सरप्लस हुआ है या डेफिसिट हुआ है। अगर ऑटोनोमस रिसिप्ट जो है वो ऑटोनोमस पेमेंट से ज़्यादा हो, तो इसमें क्या होगा? सरप्लस होगा। यानी इफ ऑटोनोमस रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन ऑटोनोमस पेमेंट्स, देन देयर विल बी सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, दूसरी ओर अगर उल्टा हो जाए, अगर ऑटोनोमस पेमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाए ऑटोनोमस रिसिप्ट से, तो देयर विल बी डेफिसिट। यानी अगर ऑटोनोमस पेमेंट ज़्यादा है रिसिप्ट से, तो ये क्या कहलाएगा? डेफिसिट इन बीओपी। ठीक है, अब दूसरा खास तौर से जो थ्योरेटिकल एग्जाम देंगे बच्चे 12th वगैरह के या जो भी है, उसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रीजन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। यानी मान लीजिए एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट है, भुगतान संतुलन है, वो हमेशा डिसइक्विलिब्रियम में रहता है, और डिसइक्विलिब्रियम का ज़्यादातर डेफिसिट में रहता है। मान लीजिए सरप्लस में तो बहुत कम ही रहता है, डिसइक्विलिब्रियम रहता है यानी डेफिसिट में रहता है, मान लो घाटे में चलता है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे देखो, पहला कारण है इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक क्या क्या। नंबर एक, डेवलपमेंट एक्टिविटीज। दोस्तों क्या होता है कि हमारे देश को बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज करनी पड़ती है। रो मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इनके विकास करना पड़ता है। तो इससे इससे बहुत सारे जो न्यू टेक्नोलॉजी का सामान है, ये हमको विदेशों से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जो भी यूरोप की कंट्रीज है, जो चाइना, जापान, इनसे हमें परचेज करना पड़ता है, यानी हमको सामान इंपोर्ट करना पड़ता है। और जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा पेमेंट ज़्यादा होगा, तो हमें डेफिसिट मिलेगा, है ना। दूसरी ओर इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन, देश के अंदर इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी जो घरेलू वस्तुएं वो महंगी हो रही है, तो क्या होगा? हम अगर इंडिया के अंदर जो इंडिया में बनने वाली वस्तुएं महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन आएगा, तो हम बाहर की वस्तुओं को प्रीफर करेंगे यानी इंपोर्ट करेंगे। देन चेंज इन डिमांड, अगर लोगों की डिमांड ही चेंज हो जाए, ठीक है,
तो ये जो भी मैंने रीज़न बताया आपको कि डेवलपमेंट एक्टिविटी के कारण ज़्यादा इम्पोर्ट मतलब ज़्यादा सामान खरीदना पड़ता है या इन्फ्लेशन होता है, तो इन सभी में क्या करना पड़ता है, हमें इम्पोर्ट बढ़ाने पड़ते हैं, यानी हम विदेशों से ज़्यादा सामान परचेज़ करेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा, जितना ज़्यादा हम इम्पोर्ट करेंगे, आयात करेंगे माल, उतना ही हमारा पेमेंट जो है वो अब्रॉड को बढ़ जाएगा, हमें अब्रॉड वालों को, विदेशियों को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे और जितना ज़्यादा पेमेंट हम करेंगे, उतना ही हमारा डेफ़िसिट होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है? दूसरा रीज़न होता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर मान लीजिए राजनीतिक अस्थिरता है, मतलब कोई सरकार टिक नहीं पाती है, बार-बार चुनाव होते हैं या आपस में नेता लड़ते-मरते हैं या देश के अंदर की आर्थिक जो दंगे-फ़साद चलते हैं, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता बनी हुई है, तो भी हम घाटे में रहते हैं। क्योंकि इसमें इसका प्रभाव जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ता है हमारे। सोशल फैक्टर के अंदर भी एक आता है डेमोंस्ट्रेशन इफ़ेक्ट, इसको बोलते हैं दिखावट करना, दिखावा करना। मान लीजिए सॉरी, मान लीजिए कि अगर हमारा कोई विदेशी, हमारे जो फॉरेन कंट्रीज़, हमारा कुछ अमेरिका, इंग्लैंड वालों को हम देखते हैं, तो यार उनका लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह देखते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि वैसा सामान वगैरह हमारे पास भी हो, तो हम उनसे ज़्यादा माल परचेज़ करते हैं, है ना? एंड चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस। तो कुल मिला के ये मैंने ऐसी चीज़ें बताई है, जो मैंने शॉर्टकट में बताई है फिलहाल तो, बिकॉज़ मैं 12th के लेवल का बना रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों से देश के इम्पोर्ट्स बढ़ते हैं और पेमेंट टू अब्रॉड बढ़ता है, जो हमारे डेफ़िसिट या डिसइक्विलिब्रियम के रीज़न बनते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट क्या होता है, यानी भुगतान संतुलन का चालू खाता क्या है, और कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाता क्या होता है। आइए दोस्तों समझते हैं इसको। देखो पहले समझते हैं करंट अकाउंट क्या होता है बीओपी का। इट इज़ दैट अकाउंट ऑफ बीओपी व्हिच डज़ नॉट इम्पैक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी करंट अकाउंट के अंदर ऐसे आइटम्स आते हैं, ऐसा जिसका संबंध जो है वो एसेट्स और लायबिलिटी से नहीं होता, यानी जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर की बात होगी। अगर इसी लैंग्वेज में बोला जाए तो करंट अकाउंट के अंदर जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और, सॉरी मैं माउस से लिख रहा हूँ तो अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है ये, ठीक है? और देखिए इसमें दूसरी बात, इट इज़ फ्लो कॉन्सेप्ट। जो करंट अकाउंट है वो क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, अगर करंट अकाउंट का फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या बनेगा, विजिबल ट्रेड प्लस इनविजिबल ट्रेड प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग 1 ईयर और गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी करंट अकाउंट के अंदर विजिबल आइटम भी आते हैं, इनविजिबल आइटम भी आते हैं और यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आ जाते हैं, ठीक है? तो इन तीनों का जो जोड़ होता है वो करंट अकाउंट में आएगा। देन एग्जांपल क्या होंगे करंट अकाउंट में, इंपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों आ जाएगा, और यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड जो ट्रांसफर्स होते हैं, गिफ्ट्स, ग्रांट, रेमिटेंसेस वगैरह, वो सब आ जाते हैं। तो मैं दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी या भुगतान संतुलन का चालू खाता, बीओपी का ऐसा अकाउंट होता है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का वर्णन होता है, मतलब गवर्नमेंट ने विदेशों के साथ इनकम एक्सपेंडिचर कितना किया, उसमें एसेट्स और लाइबिलिटी का वर्णन नहीं होता है, मतलब संपत्ति और देनदारियां, एसेट्स और लाइबिलिटी नहीं होगी। ये फ्लो कॉन्सेप्ट, इसमें ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, और इसका फॉर्मूला विजिबल ट्रेड प्लस इनविजिबल ट्रेड प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर, और इसके अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर का इसमें एंट्री की जाती है, ठीक है? फिर आता है इसमें कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये बीओपी का ऐसा अकाउंट होता है जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटी होती है, एसेट्स और लाइबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, यानी इस अकाउंट के अंदर गवर्नमेंट की विदेशों के साथ एसेट्स और लाइबिलिटी का वर्णन होता है। देन दूसरी बात ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तीसरा फॉर्मूला देखिए इसका, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट प्लस लैंडिंग एंड बोरोविंग प्लस चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये सब आते हैं इसके अंदर, और एग्जांपल तो हो गया इसमें जो कैपिटल अकाउंट है पूंजी, इसमें क्या क्या एंट्री होती है, लैंडिंग की होती है, बोरोविंग्स की होती है, हमारा जो हम अब्रॉड से करते हैं हम, इन्वेस्टमेंट, मतलब पहली बात तो मैं ये बता दूं आपको दोस्तों, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जब हम जो भी हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की बात करेंगे, चाहे लैंडिंग बोरोविंग की बात करें, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, वो हम इंटरनेशनल लेवल की यानी विदेशों के साथ लेन देन की बात करें,
लैंडिंग एंड बोरोविंग मतलब विदेशों के साथ लैंडिंग एंड बोरोविंग, इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशों में या हमने या तो विदेशों में इन्वेस्टमेंट किया, विदेशियों ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विदेशों के साथ। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के अंदर आप जो भी ट्रांजेक्शन पढ़ोगे, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन पढ़ोगे, दे ऑल आर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जो हमारा विदेशों के साथ होता है। इसमें भारत के अंदर के ट्रांजेक्शन का वर्णन नहीं होता है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। अब आता है, अगर मान लीजिए डिसइक्विलिब्रियम को हम दूसरे तरीके, एक तो तरीका मैंने ये बताया था कि डिसइक्विलिब्रियम को समझाने के लिए ऑटोनोमस आइटम का यूज कर सकते हैं कि अगर ऑटोनोमस रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से तो सरप्लस होगा, और अगर ऑटोनोमस पेमेंट ज़्यादा है तो डेफिसिट होगा, है ना। तो मैंने बताया था ना आपको। तो इसका डिसइक्विलिब्रियम को समझाने का एक दूसरा तरीका भी होता है जो खास तौर से कई बार एमसीक्यू में एग्जाम में आ भी जाता है कि देखिए, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस जो है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है उसको जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो अगर उसका आंसर जीरो के इक्वल नहीं आता है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इम्बैलेंस होगा। यहाँ पे जो ये हैश का निशान है, ये इसका मतलब है नॉट इक्वल। ये क्या है? नॉट इक्वल। यानी अगर करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये डिसइक्विलिब्रियम होगा। और अगर इक्वल टू जीरो है, जैसे अगर मान लीजिए देखिए, अगर इन दोनों का जोड़ जो है इक्वल टू जीरो आता है तो ये क्या होगा? बैलेंस होगा, बीओपी। ठीक है। तीसरी बात, अगर इन दोनों का जो सम आता है, जो जोड़ आता है, वो पॉजिटिव कोई संख्या आती है, धनात्मक आता है, तो हमारा बीओपी सरप्लस में होगा। और अगर इन दोनों का जोड़ नेगेटिव आता है, देन देयर विल बी डेफिसिट बीओपी। ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो था, इसमें खास तौर से 12th वाले बच्चे 2-3 बार इसको रिवाइज करके नोट्स बनाएं जरूर। इसके नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा आपको। और आप किस टॉपिक की वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो।